पहला पाठ पढ़े थे कल हम लोग, आज देखेंगे दूसरा पाठ। चैप्टर का नाम है विष के दांत। सबसे पहले हम लोग इसका लेखक परिचय देखेंगे। किताब निकाल लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेखक परिचय। लेखक हैं इसके नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। क्या कह रहे हैं शर्मा जी? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदर घाट में हुआ था। वे जजन्मा भोजपुरी थे, मतलब वो हमेशा भोजपुरी बोलते थे। भोजपुरी को जो कम समझते हैं उनको ये सीखना चाहिए कि भोजपुरी को कम ना समझें। नलिन बिलोचन शर्मा जजन्मा भोजपुरी थे, जन्म से ही भोजपुरी बोलते थे, लेकिन इनका लेख हम पढ़ रहे हैं आज जो हम लोग। पटना के बदर घाट में इनका जन्म हुआ था। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाधोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये इनके पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा और ये अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम था रत्नावती देवी, रत्नावती शर्मा। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ प्रगतिशील दृष्टि का भी बड़ी भूमिका है। उनकी स्कूल की पढ़ाई कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में और हिंदी में एमए किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्युपरंत 12 सितंबर 1961 तक इस पद पर बने रहे। नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे वो पटना के बदरघाट में जन्म लिए थे। इनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा और पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। शर्मा जी राम अवतार शर्मा के सबसे बड़े पुत्र थे और इनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता की सबसे बड़ी भूमिका थी। पिता ने इनको अच्छे संस्कार देकर के इनको बड़ा किया। स्कूल जो होता इनका पटना कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई हुआ। फिर इसके बाद संस्कृत और हिंदी से पटना विश्वविद्यालय से एमए कर लिया। अब वो 3-4 गो कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में रहे। हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक बने। पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष बन गए और मृत्यु तक उसी पद पर बने रहे। हिंदी कविता में प्रबंधवाद प्रवर्तक, नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। आप तभी किसी की दृष्टि में आओगे जब कुछ नया करोगे। पुराना वाला रूल अपनाते रहोगे, पुराना वाला तो सब कोई कर रहा है, नया कुछ अपनाओगे तभी जाकर के तुम दृष्टि में आओगे कि नहीं ये कुछ अलग कर रहा है। जब करने का शुरुआत करोगे तभी असफल हो गए तब वो दृष्टि में रहोगे। एग्जाम्पल दिया जाएगा कि फलाना आदमी ये काम करने गया था और असफल हो गया, और सफल हो जाओगे तो फिर मिसाल बनकर दिया जाता है कि फलाना आदमी ये करने गया था और कर दिया। दोनों दृष्टि में लोग याद रखते हैं। ये नया शैली से कुछ लिखने लगे तभी इनको हम लोगों को पढ़ना पड़ा। दृष्टिकोण, साहित्य के इतिहास का दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषता प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ विष के दांत, 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के काव्य संग्रह, नकेन और प्रबोध, नकेन 2, सदल मिश्र की ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ
नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से जुड़ा हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। लिखने वाले बोलते हैं कि जो नया शुरुआत किया जाने लगा, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी कुछ नया शुरुआत किए, वहीं से किया जाने लगा। घर में आलू है, तेल है और नीमक है, तो भुजिए ना बनेगा। कुछ तो अलग चाहिए ना, तब तो अलग बनेगा वो जाके। और तो नहीं है, आलू है, तेल है, भुजिया, नीमक है, भुजिया बनेगा कुछ बनाओगे तो। और क्या बनेगा बोलो? चोखा। आलोचकों में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध, आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। कहानी जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों के कारण मध्य वर्ग के भीतर एक सेन साहब जैसा श्रेणी उभरती है, जो महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी और साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी दो लोगों के बीच दिखाया गया है। एक ऐसा है जिसका महत्वाकांक्षा बहुत है। महत्वाकांक्षा किसको कहा जाता है? उम्मीद बहुत ज्यादा है, और उम्मीद को उस उम्मीद को पूरा करने में वो गलतियों को भी सही कहता है। एक ऐसे लोगों की कहानी है। और एक ऐसा लोग की कहानी है जिसको बार बार धमकाया जा रहा है कि देख सुधर जाओ, देख सुधर जाओ, देख सुधर जाओ, और उसके बीच वो बेचारा खड़ा है। बहुत सारे गार्जियन को देखे हैं कि लड़का गलती करता है तो उसके पक्ष लेकर के उसके तरफ से युद्ध करने चले जाते हैं। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं और एक तरफ हम जैसे लोग हैं कि हमारा घर के अगर कोनो लड़का गलती करेगा तो पहला झपड़ हमारे घर के लड़का के बचेगा, और घींच घींच के बजेगा। बाद में समझा जाएगा कि बात क्या था, पहले तो घींच के हटाया जाएगा। तो दोनों में अंतर कुछ ही है। एक जो दूसरे तरफ से युद्ध करने के लिए चला गया, जैसे दुर्योधना था, सबसे बड़ा काम कहा जाएगा दुर्योधना को, सुपनेकिया को। कि रावण क्या किया? रावण घमंड में ना चला गया कि हमारा बहन का नाक काट दिया। कौन है रे? नॉर्मल अगर मध्य समझदार थोड़ा आदमी रहता तो पहले 4-5 झपड़ घींच घींच के धराता। तू क्या करने गई थी? सवाल पूछना चाहिए था ना एक बार कि तू क्या करने गई थी उजा? खींच के 2-4 झपड़ मारना था, एकदम मार, थपड़े थपड़े, सब सुधर जाता, कोई झंझट नहीं था। दुर्योधना को सही मारना था, 2-4 झपड़ घींच घींच के मुंह पर, सुधर जाता, महाभारत होता। तो दो तरह के लोग हैं। एक तरह के वैसे लोग हैं जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव भी है। सामाजिक भेदभाव का मतलब क्या हुआ? गिरधर लाल कमजोर आदमी था, गरीब आदमी था, तो यहां सामाजिक भेदभाव है। लिंग भेद, लिंग भेद का मतलब घर में अगर 3-4 को लड़की के बाद एक लड़का हो जाए, वो पक्का हमारा निकल जाता है। कभी कभी 4-5 को के बाद में हो, तब 5-6 वो बहन है, एक लड़का निकल गया, बहुत बदमाश निकलेगा वो बाद में। अगर हाँ, सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर उसको ढंग से रखा जाए, एकदम तन को भेदभाव नहीं, जितना झपड़ लड़कियन को उतने झपड़ से बेसी ओकरे के, तब तो बेचारा ही सही निकलेगा। और नहीं कहीं दुलार में कि गिरा के कम फोड़ दलस, जाए द बबुआ न, अगला दिन टीवी फोड़ी, अगला दिन कोई के कपार फोड़ी, तो कहियो कि बबुआ हम सही बता रहे हैं। सबसे ज्यादा बिगड़ने में
लड़कों को बिगाड़ने में दुलार काम आता है। दुलार उतने भर करो जितना से काम चल जाए, आवश्यकता से ज्यादा चीनी डालने पर भी रोग हो जाता है। बुझा रहे ना, शुगर नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। तो यहां पे एक आपको कैरेक्टर मिलेगा इस कहानी में, जो कि सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता मानव अधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक बालक ऐसा है जो असीम आकांक्षाओं के बीच पैदा हुआ है और बहुत प्यार दुलार में पल रहा है। प्यार दुलार में पालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस प्यार दुलार से किसी को हानि पहुंच रहा है तो प्यार दुलार नहीं है, एक दिन वो घातक साबित होगा। कल आज दूसरे को लात मार रहा है, कल आप ही को मारेगा ना। घर में सांप पालिएगा तो कभी ना कभी आपको काटेगा ही। एक घटना घटा था कहीं, वो घरवा में सांप आता था तो सब कोई कहता था शिव गुरु है, शिव गुरु है, शिव गुरु है। एक दिन शिव गुरु डस दिए, उन्हीं घर के लड़के को, मर गया था लड़के का। लीजिए, घर में सांप पालना ठीक थोड़े ना है, कहियो लात पारा तो तुम ही को काटेगा पहले, वो वही हाल है। चलो बोलो, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1900, थोड़ा कस के बोलो, बिहार के पटना के बदरघाट में, बिहार के पटना के जजनमा भोजपुरी, जजनमा। और उनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा, पिता का नाम, माता का नाम रत्नावती शर्मा, माता का नाम। अपने माता पिता के सबसे बड़े संतान, माता पिता के सबसे 1959 ईस्वी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मर गए 1961 ईस्वी में। मर गए कब? क्या साल जिए जी? 45 साल। 1916 में जिंदा हुए, 61 में मर गए। बहुत सारा लिखा, क्या क्या लिखा इन्होंने? दृष्टिकोण, साहित्य, इतिहास का दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषता प्रेमचंद। आलोचनात्मक ग्रंथ में लिखे इन्होंने 20 के दांत, 17 संग्रहित पूर्व छोटी कहानियां। काव्य संग्रह लिखिए नकेन के प्रबंध, नकेन 2, सदल मिश्र की ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा साहित्य। और ये कहानी में इन्होंने एक निम्न मध्य वर्गीय कहानी को उजागर किया है और 2 गो कैरेक्टर दिखाया है। एक कैरेक्टर जो है खतरनाक कैरेक्टर है और दूसरा कैरेक्टर जो है सही कैरेक्टर है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। ये निकाल लीजिए पाठ 20 के दांत। सुनने से लग रहा है क्वेश्चन दांत होगा। 20 के दांत है वो। सेन साहब की नई मोटर कार। कहानी शुरू हो गया, शांत होकर सब लोग सुनो। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमचमाती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नए मॉडल 7,500 में आई है। अब अभी से तुलना मत करो, ये बात 1916 का है। कवि के अनकब का मान के पढ़े हैं, लिखे हैं। 7,500 को कम मत समझो। आज 7,500 में साइकिल भी नहीं आता है। आ जाता है पुराना धुराना, पुराना डिजाइन का। सेन साहब का जो कार था वो बरसाती में खड़ा था। बरसाती किसको कहा जाता है? कहाँ? पानी में। देखे होंगे घरवा के अगवा इसे छप्पर डाल दिया जाता है टीना ओना का, उसी को कहा जाता है बरसाती। वो जे खड़ा था एकदम ब्लैक था, स्ट्रीमल इन नाम था उसका, चमचमाता हुआ एकदम कि मुंह देख लेगा आदमियों में। 7,500 में किने हैं। काला रंग ऐसा और चमक ऐसा कि अपना मुंह देख लो। एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत समझो। क्लीनर और जो सोफर था सेन साहब के घर, अगर एगो कार पे एगो डेंट दिख जाए, थोड़ा सा एक कोई माटी दिख जाए तो एकदम उनका सामत, मतलब उनका पहाड़ टूट गया उनपे। मेम साहब की सख्त ताकीद है। मेम साहब कौन है?
सेन साहब की पत्नी, कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। खोखा खोखी कहा जाता है बच्चे बच्चियों को, छोटे से बच्चे बच्चियों को कहा जाता है खोखा। और सेन साहब के पत्नी बोली हैं कि देख रहे भैया सोफर, ये खोखा खोखी अगल बगल एक गाड़ी के आना भी नहीं चाहिए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, 5 ठहरी, सो भी लड़कियां। सेन साहब की 5 गो लड़की थी। तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत हैं। तमीज मतलब एकदम बोलने में आराम से बोलती हैं। मिस्टर मिसेज सेन साहब, मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया चाहे नहीं सिखाया, यह जरूर सिखाया है कि क्या क्या नहीं करना है। ये नहीं बताया गया है कि क्या क्या करना है, यह बताया गया है कि क्या क्या तुम लोगों को नहीं करना है। ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, माता पिता को इस पर गर्व है। ऐसा होता है घरों में। लड़कियां जोर से चिल्लाए, रे कितना कस के चिल्लाते रे, लड़कियां जोर से चिल्लाए, और चिल्लो और चिल्लो। लड़कियां चिल्ला जाता, हाँ कहा चिल्लाइल है। हाँ, वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, वो कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। सिखाया गया है कि कुछ घर में टूटे फूटे के एगो बा बनराकस तोड़ी। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, क्योंकि इन्हें सिखाया गया है कि यह सेहत के लिए जरूरी है। सिखाया गया कि देख बचिया खेले के चाहिए, सेहत के लिए जरूरी है। ऐसी मुस्कुराहट वे अपने होठों पे ला सकती हैं कि सोसाइटियां की तरीकाएं भी उनसे सीखना चाहे तो सीख ले, पर खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। वो बहुत बढ़िया से हंस भी सकती हैं, लेकिन उसे सिखाया गया है कि जोर जोर से हंसना, ठहाका मार के हंसते हुए तो किसी ने उनको देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। सेन परिवार के मुलाकाती रसक जब अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, ये बड़ी गुस्सा वाला बात होता है। हम लोग कहीं जाते हैं कहीं घूमने के लिए, और कोई बालक बड़ा सभ्य इसे दिख जाए तो माता पिता को तो देख सीख, इससे सीख, एगो तू है एगो ही है, कितना बढ़िया लड़का है, एगो तू है, दिन भर घर में घोड़ा की तरह कूदता रहता है। अरे भैया वो आयल बड़ा जा तबे वो घोड़ा की तरह ना, वो बिल्ली की तरह बैठल बा, जैसे ही जीबो जो घोड़ा बन जाइए। एक तुम लोग हो और एक मिसेज की लड़कियां हैं ना, वो लड़की बैसन कितना बढ़िया बैसन। अबे ये फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में एगो चीज नहीं रह सकता है। और वो लोग कुछ तोड़ती फोड़ती नहीं है, कस कस के हंसती नहीं है, तो लोग को बड़ी अच्छा लगता, हाँ ऐसा लड़की ठीक है। कहीं हंसत हंसत ना मुंह पर से हंसिए गायब हो जाओ साफा तो फिर चुड़ैल जैसा लगने लगेगी सब। जहां सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं है। बताओ, जो लड़की घर के एगो बर्तन तक ना तोड़े, कार के से उसको खतरा है जी, तू कुछ हो नहीं। लेकिन एक खोखा भी तो है, खोखा एक ही है, सबसे छोटा खोखा, नाउम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा, आंखों का तारा, आंखों का तारा था तो ही दिखा दी। यह नहीं, मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की तो छोड़िए, हकीकत यह है कि खोखा का आविर्भाव तब हुआ था जब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद तो था ही, यह स्वाभाविक नहीं था घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से। एक प्रश्न आता है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा का जन्म तब हुआ था जब सेन साहब को और सेन की पत्नी को कोई उम्मीद नहीं रखा गया था कि
कि अब कोई बालक भी जन्म लेगा। तो जीवन के नियमों का भी अपवाद था ससुराऊ। इसके बाद में घर के नियम का तो साफा अपवाद था। जो भी नियम बना था वो लड़कियों के लिए बना था। उसके लिए घर में कोई नियम नहीं था, किसी को मारे, कुछ उठा के पटके, सब चंगा है। बात ऐसी थी कि सीमा, अब नाम सुन लो पांचों के, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग और दूसरी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा अपने बाप का बेटा जो ठहरा उसे तो इंजीनियर बनना है। अभी से उसमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हाँ, भूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं, इसीलिए उसे ट्रेनिंग भी वैसी दी जा रही है। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण सेनों ने अपना सिद्धांत भी बदल लिया। अक्सर ऐसा होता है, सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बातचीत के लिए विषय अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को इस ढंग से ट्रेन करेंगे। अरे करेंगे क्या, कर रहे हैं। आजकल पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। कोई जब सवाल बात नहीं आता है तो सवाल उठता है कि खोखा कौन किसका लड़का क्या करेगा। तो सेन साहब कहते हैं कि हम तो अपने लड़के को ट्रेंड करेंगे। ट्रेंड कर नहीं रहे, कर रहे हैं। ये तो इंजीनियर बनेगा, नहीं तो बिजनेसमैन बनेगा। अब देखिए ना, सेन साहब कह रहे हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है। कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही तो नहीं समझते हैं, वो बोल रहे हैं कि इंजीनियर बनाना है इसको, तो अब ये से बढ़ई ओढ़ई को बुलवा के दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे ठोक पीट होता है। तो कितना बढ़िया बढ़ई रहता, एक हथौड़ी धरा देता उसके पीठ पे आराम से कि बस फूल ले। एक दिन का वाकया है, गपसप हो रहा है, अपना लड़का का बड़ाई करने से थकते नहीं थे, और लड़का 1 नंबर का छछुंदर था। तो क्या कहें हम। एक दिन का वाकया है, ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपसप कर रहे थे। ड्राइंग रूम मत समझना कि वो ड्राइंग वाला रूम है। ड्राइंग रूम मतलब होता है कि जहां गेस्ट लोग आके बैठ जाते हैं, उसको कहा जाता है। उसमें से एक साधारण हैसियत के अखबार नसीब थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे। 3-4 लोग बैठा था एक दिन ड्राइंग रूम में। वो में से एगो अखबार नसीब मतलब अखबार छापने वाले थे। अखबार छापने वाले के साथ उनका लइकवो था। लइकवा बड़ा शांत बैठल था, तो कोई उसका तारीफ कर दिया कि बड़ा बढ़िया लइका है। तो यही पर सेन साहब को अब रहा नहीं गया। अब कोई बोला कि लइकवा बड़ा शांत लग रहा है, ये स्कूल जाता है ना, बड़ा बढ़िया लइका है। तो वो बेचारे पत्रकार महोदय मुस्कुरा कर कुछ बोलते, तनिए सेन साहब बोले, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। तो जा न जा, ये जब उठल का बड़ा। और वे अपने बात दोहराकर थकते नहीं। मतलब क्या है कि वो बात हो रहा था, पत्रकार महोदय से कोई बोला कि बड़ा बढ़िया लइकवा है, बड़ा बढ़िया लइकवा है, तो स्कूल जाता है। तो बेचारे जैसे ही कुछ बोलना शुरू किया तो ये बोलने लगे, हम तो इंजीनियर जाति बनावे। वो बेचारे जब चुप हुए सेन साहब, तब वो बोले कि देखिए, उनसे पूछा गया कि उनके विषय में क्या ख्याल है, तो बोले कि मैं चाहता हूं कि ये कुछ बने चाहे न बने, जेंटलमैन जरूर बने। जेंटलमैन मतलब बढ़िया आदमी जरूर बने, जो विचार का स्वभाव का अच्छा आदमी हो। कुछ बने न बने, इसे पूरी आजादी रहेगी। अब एगो कहता कि हम अपन लड़का के जाति इंजीनियर बनावे, जाति नहीं इंजीनियर बनावे। एगो कहता कि ना, एक अच्छा आदमी बन जाए, बाकी जो बनना होगा ही बन जाएगा।
सेन साहब इस उत्तर पर ऐंठ कर रह गए। एकदम जोरदार तमाचा था मुंह पे उनका कि ऐसा जवाबे दिया गया। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था। शोफर गाड़ी साफ करने वाले को कहा जाता है। तो वो सेन साहब का जो शोफर था, जो कार और को क्लीन करता है, वो एक औरत से झगड़ा कर रहा था। क्या झगड़ा कर रहा था? औरत के पास 5-6 साल का एक बच्चा खड़ा था। अभी तक आप लोग के सामने कितने कैरेक्टर खड़ा हुए? पहला कैरेक्टर खड़ा हुए सेन साहब, दूसरा उनकी पत्नी, तीसरा में 5 गो इनकी बेटी, और चौथा में एगो बेटा भी तो है, खोखा। अगला अब आया इनका शोफर। शोफर उलझ रहा था एक औरत से। औरत के सामने, औरत के साथ एक लड़का था जो 4-5 साल का था। इहो ससुरा 5 साल का हो रहा है। 4-5 साल का एक लड़का था ना। अब सुन लो, ये लड़का के बारे में राज खुलेगा कौन है, बुझा रहे ना। ये कितने साल का था? 4 से 5-6 साल का था। 5-6 साल का एक लड़का था। ये जो सीरियल बनाता है ऐसे ही तो करता है सब। एगो कैरेक्टर से शुरू करता है, धीरे धीरे कैरेक्टरों में जोड़ते जाता है, पता नहीं चलता है कहां जाके खत्म होगा। बात समझ में आ रहा है ना। उलझ रहा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर पर झटपटता था। ये जो लइकवा था, यही जो सोफर था झपट रहा था, मारब तो मारब, हम खिसिया रहा था, बुझा रहा है। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। औरत ये देखी जब सेन साहब को डर गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़ते हुए अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो बोला जा जा, और मुझे पकड़कर जब मैंने पकड़कर अलग कर दिया तो इस पर मुझे मारने दौड़ा। ये लड़का का राज खुला। ये लड़का का नाम था मदन। इसका गुनाह था कि सेन साहब के कार को क्या करना चाह रहा था, ये छूना चाह रहा था। यही पर सोफरवा उसको अलग कर दिया तो ये करके मारे खातिर दौड़ल था कि तू हमरा को रोको बे, हम छुअम गाड़ी। मदन की मां कुछ कहना चाहती, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। मदन की माई भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो डर गई इतना सेन साहब से कि चुप रह गई। सेन साहब बड़े संयत और कठोर स्वर में बोले, मदन की मां, मदन को ले जाओ और देखना ऐसी हरकत कभी ना करे। डांटा उनको। मदन की मां अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। लइकवा के खून निकल रहा था, वो पोंछती हुई क्या कर गई, चली, कुछ नहीं बोली। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और गिर पड़ा था। दिक्कत यही था, ये ड्राइवरवा जो था, सोफरवा जो था, ये लइकवा के धक्का देकर ढकेल दिया था, वो गिर गया था बेचारा। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दिया और चोट आई, ऐसी कौन सी बात हो गई। ये जो लइकवा था एक किरानी का बेटा था, जो सेन साहब के यहां काम करता था। हिसाब किताब करने वाले को कहा जाता है किरानी। इन्हीं का ये लड़का था, इसका ये किरानी का लड़का था। और सोफर जो था वो सेन साहब का ड्राइवर था। इसी वक्त अब सुनो, एक लड़का जो गाड़ी छूने जा रहा था, उसको इस सोफर ने धक्का दे दिया, कट गया हाथ उसका। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या हो गया, जाओ भागो, टूट जाए तो वो कुछ ना होगा। अब घटना सुनो, एक और घटा। इसी वक्त मोटर के पीछे, कार के पीछे से वो आवाज आया, खट खट।
सेन साहब लपके, सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों पर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। बताओ, ई आज बेचारा लड़का खाली गाड़ी छूने जा रहा था, तो ढकेल के ओकर हाथ कट दिया। आ ई लड़का मारा घींच के एक ईंटा से, पीछे का गाड़ी का जो इंडिकेटर होता है वो टूट गया, और उस पर वो गोद में उठा के डांटते हुए आ रहे हैं, हंसते हंसते। और सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, अभी नहीं, अभी रुको, आप लोगों ने देखा बड़ा शरारती हो गया है, बहुत बदमाश हो गया है, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। अब देखो, इतना पर नॉर्मल आदमी दो चार थप्पड़ धराता कि आज के बाद गाड़ी भी मत जी। ई क्या कह रहे हैं, इसके कल पुर्जों में अभी से दिलचस्पी है, ये देखना चाहता है कि बत्ती के अंदर क्या था, यही से तोड़ रहा था ओकरा के। अरे बकलोल, तब तो तोड़ के एक दिन किडनी देखने लगेगा, खोल के पेट, चाकू लाएगा, फाड़ेगा, दिखाओ हमारा पेट में का बा। मूर्ख आदमी, स्क्रू ड्राइवर से लेके खोल लो। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों की कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा नहीं देखी, देखते तो समझ पाते कि इसमें सौखी था। अब मान लो चार दोस्त हैं, कोई ऐसे कहेगा कि देखिए ये देखना चाहता था ना, हाँ हाँ बुझाते बहुत तो यही ना कहता आदमी, हाँ हाँ पता चला था। मिस्टर सिंह अपने कार के पास पहुंचे। सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही बढ़े, अचानक उनकी निगाह अगले चक्के पर गई। उनके नजदीक जाकर देखा, परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ के आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो? उतने काम नहीं किया है, मिस्टर सिंह थे, उनके गाड़ी का हवा भी निकाल दिया था वो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी जाकर देखो और पंप लाकर हवा भर दो। हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, हम वहीं तब तक बैठते हैं। ड्राइवर ने कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है। ई लइकवा का नाम था कासू। ई लइकवा के नाम का था। अब इसमें से एगो को मान लो हीरो है, एगो को विलेन है। ये दोनों के बीच संघर्ष होने वाला है आगे चल करके, बुझा रहा है ना। पता चला बाद में कि ये काम किसका है, कासू बाबू का ही है। उनका ख्याल था कि इन हरकतों से अब सेन साहब फिर लगे तारीफ करने, और उनको लग रहा था कि ये सब करने से पक्का ये इंजीनियर बनेगा। हाँ, अब ये से गाड़ी का हवा खोलने लगा। गाड़ी का हवा खोलने से इंजीनियर बन जाता है आदमी। वैसा रहता तो बैठ के सब ट्रक खड़ा रहता है, जगह हवा खोल देता आदमी, बड़ा इंजीनियर बनेंगे हम। अब कोई जगह ट्रेन का हवा खोलता ले। हाँ हाँ हाँ, हो गया, नाश्ता पानी बटाने लगा, चुप रहो। अब तुम ही को कह रहे हैं, खड़ा करा देंगे उधर, बुझा रहा है, तुमको नहीं कह रहे हैं। हाँ ठीक है, शांति से। सब भुकवाई है, किसको कह रहे हैं? तुमको कह रहे, तू पीछे क्या कह रही है, तूने छपा रही है रे। है सेन साहब क्या बोले कि इस सब बात से पता चल रहा है कि इनको इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है। बिना मतलब के बात होता रहा। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा मदन को, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किराने था, अहाते के कोने के आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। अब देखिए क्या हुआ, इतना सब घटना घटा, इस ससुरा एक थप्पड़ नहीं पिटाया। अब इसके पिता किरानी जो था, इसका नाम था गिरधर लाल। अभी वो उतना किया, हाथ तो काट दिया, उसने पेट नहीं भरा इनका, इनको बुलाया। बुलाओ रे, गिरधर लाल के बुलाओ, कर बाप के बुलाओ।
गिरधर लाल आया, सेन साहब के आगे सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। आगे खड़ा हो गया। हम बोलिए। सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बड़ा शोक हो गया है। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। गाड़ी को गंदा करने की किया और मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा, और मेरे सामने भी डरने के बदले उस पर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ससुरा अपना घर में देख। गिरधर कभी कभी जी कह देता। सेन साहब का भाषण जारी रहा। उसकी क्या हालत होती तुम जानते हो ना। संभालने की कोशिश करो, और फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। सुना दिए। उनके नजर में ये गाड़ी छूना वाला लड़का अंत में जाकर के चोर, डाकू, गुंडा बनेगा। ये गाड़ी को फोड़ दे, तोड़ दे, हवा निकाल दे, तो ये इंजीनियर बनेगा। ये सेन साहब का विचार है। सेन साहब का क्या है? विचार है। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार ने सेनों का आराम देह सैनागार गूंज गया। अब घरे गए गिरधर लाल, कुटाई चालू हुआ लड़के का। अब वो रहन बाप को मिलेगा, बेटा का क्या हालत होगा तो पते है। आराम में खलल पड़ने पर झुंझलाकर पिता सेन ने अपनी धर्मपत्नी से समझदारी की बात कही। अब सेन साहब अपनी पत्नी से भाषण दे रहे हैं कि गिरधर बड़ा समझदार आदमी है। जब पिटाई हो रहा था ना उसका, लड़कवा का, तो इनको लगा कि बड़ी बढ़िया काम हो रहा है। बोले गिरधर बड़ा समझदार आदमी है, उसकी बीबी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। इस मम्मी इसकी बिगाड़ के रखी है इसको। मदन की यही दवा है। बोले कि मदन कौसे कुटता रहेगा तो बढ़िया है। मेरी तो तबीयत हुई कमबख्त की खाल उधेड़ तू। बोल रहे हैं कि हमारा तो मन की अगर खाल खींच ली अगर। गिरधर की ऐसी कड़ाई जारी रही तो शायद ये बढ़िया हो जाएगा। द स्पेयर रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई। अब वो सोई हुई थी उनकी पत्नी, उनका नींद खुल गया। उनकी मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपनी पति की बकबक बरखी जा रही थी। वो तो चिल्लाते रहे, ओकरा से कम खीस बरत रहे, सबसे ज्यादा खीस बरत रही है बैठ के बगल में बक बक चालू के लिए बड़न। अब उसने मदन पर ही खींच उतारी। अब वो भी खिसिया के कुछ बोलने लगी। खिसिया के मदन को बोल रही, लेकिन सुना रही है गले वाले को, बगल वाले को। कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है। निशाना कहीं और पे है और बात कहीं और कहा जा रहा है। कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है। भिकमंगा कहीं का, खोखा की तरह बराबरी करता है। उन्होंने सुनाई, इनको सुनाई कि कौवा की तरह चिल्ला रहे हैं। वो भले उकरे के कौवा की तरह चिल्ला रहा है, चुप नहीं के रह गए। भिकमंगा कहीं का, थोड़ा सा उनको भी बोल दी। खोखा की बराबरी करते फिरता है, मतलब कि उसके सामने की खोखा की बराबरी करता है। रे तू, हैसियत है तुम्हारा। मदन का आर्त रुदन रुक गया। देखो अब ये सवाल जो है ना, खोखा की बराबरी करता है, यही से बड़े बड़े घर का जल्दी लड़के पर बिगड़ जाता है सब। अब फिल्म में देखे होंगे, जितना बदमाश बड़का बड़का विधायक उधायक का कोनो लड़का होगा ना, तो बड़ी ऐंठ के चलता है, बहुत ऐंठ के चलता है। वो पंचायत के लास्ट में कचौड़ी खाती झगड़ा हो गया था। एक तरफ वो विधायक की बेटी थी, एक तरफ प्रधान की बेटी थी, दोनों झगड़ा कर दी कचौड़ी खाती। दो कचौड़ी था। सुन, हम 4 बार देखे वो रखे। वो कई प्रधान की लगी है, कहीं के है कचौड़ी पैक कर दो दोनों, ठंडा है कि गर्म है। तो बोला कि ठीक है खाने लगे, तनिए वो पहुंच गई, बोली कि कचौड़ी पैक कर दो। तो वो गाड़ी से आई थी, बड़ी गाड़ी से, लिखा हुआ था फुलेरा नहीं, विधायक पकौली, पकौली ना फकौली बाजार। तो अब वो क्या करने लगा ना, विधायक लड़किया के देने लगा था। बोले हमको दो, तो वो बोली कि ना हमको दो, दोनों झगड़ा कर दी। ठीक है, ये अपने पापा के पास फोन की, वो अपने पापा के पास फोन की। अब कचौड़ी कहती, वो कह रहा है कि ये भैया, ये दीदी लोग नया नया कचौड़ी गरम गरम आ रहा है, क्या दुगो के चक्कर में पड़ी है। तो ना ये आत्मस्वाभिमान का बात है। हम कचौड़ी यही पैक कराएंगे, भले ले जाकर भैंस के नाद में डाल देंगे।
अभी फोन की अपने पापा के पास, ये फोन की अपने पापा के पास, पापा युद्ध होने वाला है, जल्दी आइए। पापा एक को आदमी भेजे। अब एने से विधायक भेजा, होने से प्रधान जी भेजे, फिर दोनों में तो एक वो कह रहा है ना, जो विधायक घर से आता, ए भैया देख 8-10 हजार रुपया ले ले हमरा ले, और कचौड़ी हमरा के ले जाए दे। तू वो 8-10 हजार के बात कर रहा है कि कचौड़ी हमरा के ले, तू समझाओ ना, पहले वो जाके मांगी है। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है, वही में दोनों मारा पीटी कर लिया। दुकानदारवा क्या किया, दोनों कचौड़ियां पैक करके एगो टेबल पर रख दिया। बोला कि देखो आप लोगों को इस कचौड़ी के लिए जो विश्व युद्ध करना है करो, हमार दुकान में कुछ मत करना, हम यही रख दिए। और दोनों बैठी है, कौन उठा नहीं रही है, ये दोनों में झपड़ झपड़ी हो गया। ये को मार दिया खींच के। अब वो में से एगो बोली कि चल, वो एगो को चल चल भाग भाग मार लगे सर। अब एगो भाग गई तो वो ना दोनों कचौड़ियां नहीं ले गई। तो ये हाल होता है कि हमार बराबरी करता है तो बराबरी कैसे करेगा। अब यही में बिगड़ा, अरे मूर्ख रुक जाओ 2 मिनट, नया नया कचौड़ी आएगा। वो तो कंधरा बोल रहा है तनी छनाई हो गया कचौड़ी। लेकिन वे दो झगड़ा बोल कि पैक कर हमारा के, पैक कर। वो 8-10 हजार रुपया दे रहा है, हमको लगता ले लेना चाहिए था पैसे बाबू। नहीं हम रहते तो ले लेते, बोले कि और 2-4 को पैक करवा लीजिए ना, 50-60 हजार रुपये दे दीजिए। आए लेकिन नहीं, आत्मसम्मान का बात था, उतना करने पर फिर बेइज्जती हो जाता ना। चलो देखो, हाँ कहाँ थे हम। मदन का अर्थ रुदन रुक गया, खैरियत थी, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल बेढब मामला हो गया। फिर अभी घटना घटने वाला, रुकने वाला थोड़े ना, हम बोले नहीं है कि ये दोनों में दुश्मनी चलेगा ना अब दोनों में, क्योंकि गिरधर लाल और सेन साहब का तो दुश्मनी चल नहीं सकता, ये मालिक है और ये नौकर जैसा है उनका। लेकिन ये थोड़े ना समझ रहा है कि तू मालिक खड़ा कि नौकर खड़ा। लड़कवा कुछ समझता है किसी को, छोटी को लड़कवे है। क्या मामला हो गया, शाम के वक्त खेल। अब देखो मदन का हुआ है कि कुटाया पिटाया है, घर एक खूब कुटाइल पिटाइल बा। काहे कुटाइल पिटाइल बा, इनकर गाड़ी छूला के चक्कर में खींच तो बरबे करेगा, मन तो करेगा तो गाड़ी के शीशा फोड़ देता, हम जाते देखिए ना तू ना होता है ऐसा, गाड़ी के तरफ शीशा फोड़ दे लास्ट में। कभी कभी गुस्सा ये जाता है जी। नहीं हाँ कहा था, शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगला के जो उनका मकान था अहाते वाली बगल वाली गली में जा निकला। तनी दूर गलिया में चल गई खेले खातिर। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। अब वही मदना जोन था वो और अगल बगल के लड़कन के लेके लट्टू नचावत रहा सन। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। कासू को हंस कहा गया है, इन लोगों को कौआ कहा गया है। कौए ना है वो हंस है, वो बहुत बड़े बाप का बेटा है, ये सब मजदूरों का बेटा है। तो ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब से मदन से कहा। तुम लोग के साथ भी होता होगा इसे कभी कभी, कि कोनो बहुत बड़ा घर के जानते हो, सबकी बड़ा घर का है, आता है अरे तनी बेटा बते हम खिलब रे, धराई भी एक बेट भाग रहा था। और वो ऐठता है खूब आके, हाँ मैं है वो का है जो तो ई जगह ऐठ के बोला हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों ने कोई खास उर्ज नहीं थी, दूसरे लड़कों को कोई दिक्कत नहीं था। अब कोई अमीर घर का लड़का अगर ग्रुप में शामिल हो तो बढ़िया तो बात है, पैसा ज्यादा खर्चा करेगा, बुझा रहे ना, दिक्कत नहीं। लेकिन खोखा को अपने जमात में लेने का फायदा नहीं है, लेकिन उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उन सब का लीडर था मदन, उन सब जिले को उनका हेड था, बाकी को दिक्कत नहीं था। अरे आ जाओ ये तो एगो का 20 किलो लड्डू किनवा दी हमने के, तब हमने एक किनवा दी, क्या पैसा वाला है ना।
लेकिन ऊ कुटाइल बा एकरे बाबू के चलते, और सांझही कुटाइल बा, घाव ताजा ताजा है, खून बहते रहने से, तो ये वो बोला मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, जैसे बोला अरे हमको लट्टू दो हम खेलेगा, तो बोला अरे भाग यहां से, बड़ा आया लट्टू खेलने, है भी तेरा लट्टू, जा अपने बाबा की मोटर पर जाके बैठ। बोला कि जा जा अपने बाप के मोटर से खेल, ये कर रहे हैं, तोर लट्टू है, भाग चले। कासू तैस में आ गया, ये तो ना सुन के किसी आ गया, हमरा कैसे बोलवे। इसी उम्र में वह नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। इसी को कहा जाता है सब धान 22 रुपए पसेरी, मतलब सब धान 22 रुपए पसेरी ना बेचाता है, सबको के जैसा समझ रहा है। उसने तैस में आ गया, वो नौकरों पर, अपनी बड़ी बहनों पर हाथ चला देता था। छोटका छोटका कोनो बलिकवा होता है कि बड़की बहनियों को पीट देता है, और वो बेचारी कुछ नहीं बोलती है। एक तो पहली की वो लड़की है, आप देखना छोटका लड़का कबो बड़का भाईबा के ना पीटता है, ये बात मिला लेना, लेकिन बड़की बहनिया का पीट देगा। ई काहे काहे को लड़का है, काहे कि वो लड़का है। मम्मियों आती है तो जाए दो छोट भाई है ना, बोलती है ना छोट भाई है, तो हम दूसरा पर धरा तो नहीं जाए दो छोट भाई है ना। ये कौन सी बात हुआ, छोट भाई है तो क्या हुआ, जाए तो कैसे हुआ, पैर पे गिरना चाहिए, छोट भाई है तो कपार पे झोटा पकड़ लेता है आगे, होता है ना जी, कितना के साथ होता भी होगा, बताए बोले नहीं। अरे हम दुख समझ रहे हैं। क्या करते हो फिर, आए सह के रह जाते हो ना। तू पीट देती है, तू भी, फिर युद्ध होता होगा। चप्पल जूता का बौछार आता होगा। ऐसा तो ना तुम मारते हो तो छोड़ देता होगा, उधर से भी हमला होता है, फिर चप्पल जूता ही चलती है, फिर आता है महासंग्राम, उधर से चप्पल चला, उधर से जूता चला। गलती से कभी क्या होता है कि उसी समय किसी के दूसरे पर चल जाता है, वो और खतरनाक स्थिति आता है, होता ही ना। ऐ सुनो, कासू तैस में आ गया, बहनों पर हाथ चला दिया, लेकिन मजाल कोई उसे कुछ कर दे। उसने आओ देखा न ताओ, घूसा ताना, और मोदन को एक घूसा धरा दिया कि याओ रे तू हमरा के लट्टू ना देवे। अब तो चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन, इसको तो बोलिए दिए थे कि आगे चल करके चोर गुंडा डाकू बनेगा, अब तो होने ही वाला है। अब भैया तू चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन कब मानने वाला था, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, वह झट कासू पर टूट पड़ा, पूरा बल के साथ जूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। अब दूसरा होता है ऐसा, मार 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 जितना हो सके, अब वही देखना है। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, हड्डी मतलब मजबूत और मांस मतलब कमजोर, बंगला के पिल्ला और गली के कुत्ता की लड़ाई थी। बंगला का पिल्ला मतलब पालतू कुत्ता होता है, वो घरवा में खूब भौंकता है, और गलिया में आता तो ऐसे ऐसे चलता है, देखे होंगे तो वो करे लड़ाई था। गली के कुत्ता के सामने खा ना जाएगा, गलिया में कुकुरा सभी महल में जो रहता है पीले बन के। अहाते में हुई लड़ाई चलती रही तो कासू शेर हो जाता। अगर ये घरवा के अगल बगल लड़ाई होता तो कासू तनका बल आ जाता कि घर के भिरिये बनी, लेकिन यह लड़ाई तनी दूर था। 1 मिनट के बाद वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। टिकी वो मदना के आगे, वो धूल गर्दा में खेले वाला लड़का, चोर गुंडा डाकू हो खई वाला बा कुछ दिन में, अब तू आओ तड़े वो शेर के मुंह में बकरी वाला हाल किया ओकर आगे, इतना मार मारा, इतना मारा, जान लेके भागा बेचारा वो, भाग जले गलत आदमी के पाले पड़ गई बनी। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उस हालत में जब जो दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने खिलाफ करते हैं।
लेकिन बच्चों की इतनी अकल कहां। उन्होंने तो ना दुर्दमनीय लीडर की मदद की, लड़कवा सब था, ना मदन की तरफ गया, न कासू की तरफ गया, न माता पिता के मालिक लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने के बाद तुरंत सहमते हुए तितर बितर हो गए, सब भाग गया। अब तो कूट दिलस, गाड़ी छोलस तो ऊ हाल भइल, लड़कवे के पीट दिले बा। बात समझ में आ रहा है ना, गाड़ी छोलस तो ऊ हाल भइल कि इतना कुटाइल। लड़कवे के पीट दिले बाप। कभी कभी होता है यही, जे कहानी में ट्विस्ट आ जाता है ना जी। बोला गया था कि कार को हमारा छूने भी मत, कोई आया कार पेट्रोल छिड़क के जला दिया, छूना मत, जरा के राख कर देता नहीं हम तो साहब फारूक। वही हाल हुआ। मदन घर नहीं लौटा, सांझी के घर अबे नहीं किया, लेकिन जाता ही कहा 8-9 बजे रात तक इधर उधर घूमता रहा, मारा मारा फिरता रहा। भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात है, जानता था कि अब पिटाएगा तभी भी गिलवा। डर यही था कि आज की मार और दिनों से भी बुरी होगी, आज तो भैया पिटाई नहीं होगा, द्वंद्व युद्ध चलेगा मेरे साथ। लेकिन उपाय ही क्या था। पहले रसोई घर में घुसा, किचन में जाके घुसा, मां नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान से भर पेट खाना खाया, बोला मार तो खाना ही है, खाना खा लेते हैं पहले। ये मस्त होता है लेकिन एकदम खा पी के टंच बनी, मारा ना कितना मरबा रखे। भर पेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास अंदर जाकर बातचीत सुनने की प्रयास करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। अब घरे कभी ऐसा तुम गलती करके जाओ तो घरे जाते ही गर्जन सुनाई देता, आवे दे आज ओकरा के, कहां गोइल बा अभी ना आइल रे, आज आ जाए दे घरवा खाली, इतना पीटब कि आज याद रखी। वो सुना तो बोला कि अरे कुछ आवाज नहीं आ रहा, ऐसा बातें नहीं हो रहा है का हमारा बारे में। उसे बड़ा है, उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वो ठीक नहीं सुन सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, किसान साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और प्रिय तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सजा की तजवीज होती तो सुनने की प्रयास करता। बात यह था कि ये सेन साहब गिरधर लाल को नौकरी से निकाल देते हैं और बोलते हैं कल से मकान छोड़ देना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भैया लड़का को उतना पीटा है कूटा है, कुछ तो सजा देना पड़ेगा ना। वो बोला कि हमारा काम का बात नहीं है, चलो भागो चले। वो दबे दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की ओर सोने के लिए चला। चुपचाप बरामदा में वो चारपाई डाल रहे में सूते जाते रहे। तौनिये उसका पैरवा लोटा से टकरा गया। लोटा की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर लाल बाहर आया बाहर। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधे आकर खड़ा हो गया। बोला कि पिटिए, काम चालू कीजिए, अब कुछ ही आके खड़ा हो गया। मदन अपने पिता के हाथ पीटता था और बहुत पीटने पर रोता भी था, लेकिन बहादुरी के साथ। वो रोता था लेकिन बहादुरी के साथ। गिरधर निसहाय। बताओ अगर छोटा बालक हो ऐसे आके खड़ा हो जाए कि लीजिए पीटिए, कोई मारेगा आप जी? अपने गलती एकदम काय करके पीटे हम। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। अब मतलब दांत भींचना, दांत कटा गया उसका। अब जैसे बढ़ता है आई ना पीटी न तरह के तो ना, अब आओ तो ना मरिहन, अब कैसन थप्पड़ मरिहन कोनो ठीक नहीं है। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया और अचानक ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का मतलब एकदम खिसियाई लाया था गिरधर, और नाराजगी का बादल हट गया। लपक कर मदन को हाथों में उठा लिया और मदन हक्का बक्का रह गया। पिता को देख रहा था, उसे याद नहीं था कि पिता ने कब इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया भी था तो गिरधर उसकी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा कि जो किसी के लिए नौकरी से निकाले जाने पर भी मुमकिन हो सकता था। शाबाश बेटा,
वो बोले उसके पापा के, बहुत बढ़िया किया बेटा, एक तेरा बाप है और एक तू है, अरे तूने खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। वो इतना मारा था ओकरा के, इतना मारा था ओकर दो दांत टूट गया था। तो ये बोल रहा था कि बहुत बढ़िया किया, हमार सब खिसबे तू निकाल देले, कहिए से इनका पर खिसियाई रही हम इनका पर, लेकिन हमार बदला तू ले ले, चल नौकरी दोसर खोजिए ले, दूगो दांत तोड़े और जिंदगी भर याद रही कि एगो इतना मार मरले रहे हमरा के, और दूगो दांत टूट के रहे।